नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं संजय दीक्षित जी, जो हमको बताएंगे कि साहब अभी वक्फ का वकफ हो गया है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स वक्फ का वकफ हो गया है, क्योंकि जेपीसी की तरफ से पूरा क्लैरिटी आ गई है। काफी हंगामा हुआ, वहां पर बॉयकॉट करे गए, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद अभी नैरेटिव भी बनाने की कोशिश की जा रही है। बनेगा नहीं वो अलग चीज है, बट कोशिश की जा रही है। तो थोड़ा सा देखें, ये अभी जो लेली गैंग है उसका जो अभी मेल्ट डाउन शुरू होने वाला है, और शुरू भी हो चुका है बाय द वे। महाकुंभ पे और इधर पे उधर पे कहीं ना कहीं उंगलियां उठाने की कोशिश की जा रही हैं। तो आइए जरा बात करते हैं संजय जी से। सर जी नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। सर जी पहले ये बताओ, पहले तो जेपीसी से क्लियर हो गया, वहां पर अंदर का हंगामा क्या हुआ इतना? जो पहले बॉयकॉट ये वो सब कुछ चल रहा था, तो ये क्या हंगामा हुआ? पहले मैं क्लियर कर दूं, ये दो स्टेजेस में हुआ है। जी। जो 27 तारीख को जो हुआ, दैट वाज क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन, जिसमें क्लॉज बाय क्लॉज उनके जो अमेंडमेंट्स थे वो रिजेक्ट किए गए, क्योंकि उन अमेंडमेंट्स में कुछ नहीं था। उस अमेंडमेंट्स में सीधे सीधे यही था कि जो प्रीवियस सिचुएशन है उसको ही रहने दो। तो इसलिए देयर वाज नो वेल थॉट आउट अमेंडमेंट, वो सारे रिजेक्ट कर दिए गए। और इनकी तरफ से 23 अमेंडमेंट मूव हुए थे एनडीए की तरफ से। उसमें से 14 अमेंडमेंट उसमें से एक्सेप्ट हुए, बाकी 9 जो है वो या मूव नहीं हुए, उनको मूव करने से ही मना कर दिया, या जो भी उसमें हुआ 14 इनके जो है अमेंडमेंट है वो उसमें इंक्लूड किए गए हैं। लेकिन ये भी एक रिकमेंडेशन है। ये तो 27 को हुआ। आज जेपीसी की फाइनल बैठक हुई, जिसमें वो पूरा जो बिल के जो रिकमेंडेशंस थे क्लॉज बाय क्लॉज के बाद की जो रिपोर्ट बनी, उस रिपोर्ट को अप्रूव किया गया और सभी मेंबर से कहा गया कि 4 बजे तक 29 जनवरी 2025 के 4 बजे अपराह्न 4 PM तक आपको जो भी डिसेंट देनी हो वो दे दीजिए, वो हम साथ में लगा के भेज देंगे। ये स्थिति है एज ऑफ नाउ। अटैचमेंट लगा देंगे, और अटैचमेंट लगा देंगे, मतलब कोई यूज नहीं है उसका डिसेंट का, बताओ। लगा देंगे साहब, ये भी है, ये भी देख लीजिए। अच्छा, ये तो डिसेंट किया है, हजरत ये ओवैसी डिसेंट ने किया है, कॉलोन बैनर्जी ने किया है, और ए राजा ने किया है, और बाकी ओवैसी क्या है साहब वो ने। इमरान मसूद ने किया है, वगैरह 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 वगैरह। तो जरा मुझे ये बताइए सर, ये डिसेंट का क्या मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं, डिसेंट इज डिसेंट। तो शुरू से कर रहे हैं हमारे हजरत ओवैसी, तो ना केवल अंदर कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, और बाहर तो अजीब अजीब तरह की कर रहे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे वार्निंग दे रहे हैं कि साहब सोशल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। मतलब समझ रहे हैं ना, हम दंगे करेंगे। तो हमने उनको चैलेंज कर दिया था, सीधे सीधे मेरे डायलॉग में थे, भैया अगर दंगे करने हैं तो यूपी से ही शुरू करो ना। जहां मर्जी से शुरू करो, अभी तो सब ट्राई वेट करो, वेट कर अभी रहे हैं। संभल में किए थे, देख रहे हो क्या हो रहा है। हम्म। संभल नहीं, में जो गुजरात से लड़के करो, थे गुजरात में उनकी जो करो है आपके। 4 पुश्तें जो है, वो कह रहे हैं कि साहब हमारी 4 पुश्तों तक अब लिख के जाएंगे कि दोबारा ऐसी हरकत ना करे कभी भी। योगी जी है वो केवल इसी पुश्त की दवाई नहीं करते, वो 4 पुश्तों की दवाई कर देते। सर मुझे ये बताओ, ये जो डिसेंट नोट बनाया बाहर, ये पूरा नैरेटिव चल रहा है, उसके बाद कल परसों में एक आर्टिकल आता है कि 2024 के अंदर 84% इंक्रीज हो गया है भाई माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में अत्याचार भारत के अंदर। और वो क्या है ये? फिगर्स दिए हुए हैं। सर ये स्क्रोल में आया है, और उसमें जो रिपोर्ट स्क्रोल के द बारे में। ट्रोल, आपको हाँ। पता है ना? हम्म। स्क्रोल का मतलब है स्क्रोल द ट्रोल, न्यूज लॉन्डी, वायर द लायर, क्विंट द स्क्विंट। वायर की तो पैंट में हमेशा आग लगी रहती है, वो अलग चीज है। बट सर वायर द लायर और पैंट्स ऑन फायर। पैंट्स ऑन फायर। सर इनका जो कोटेशंस लिए इन लोगों ने, वो लिए हिंदू से, वो लिए टॉयलेट पेपर ऑफ इंडिया से, वो लिए, और दो बड़ी इंटरेस्टिंग शफाकत और एक और हकीकत करके कोई ऐसी दो और आउटलेट्स हैं, उनके उनसे उन्होंने अपनी डिटेल्स ली हैं। तो मैं बोला अच्छा भाई, 84% इंक्रीज दिखा रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली प्रिंट में भी कल एक आर्टिकल आता है जहां पर काफी हमारे पॉलिटिशियंस ने कमेंट्री करी कि भी पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है महाकुंभ का।
तो मैं यही हाँ, सोच रहा था ये महाकुंभ को भगवान, किस तरह से कन्वे पॉलिटिसाइजेशन हो करेंगे? रहा है महाकुंभ का भाई। मतलब कहने का है कि भाई योगी जी को वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर प्रशासन को अरेंजमेंट्स नहीं करने चाहिए, वहाँ पर उसी तरह से होना चाहिए जैसे आज मैंने एक रिकॉर्ड किया है वहाँ ठीक प्रयागराज से 2 के मेंबर हैं आईसीसीआर के और उनके एक साथी हैं और आज की जो महाकुंभ की जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई उसके ऊपर और कैसी वहाँ व्यवस्थाएं और पानी कैसे साफ रखा जा रहा है उसके ऊपर मैंने एक विस्तार से एक प्रोग्राम किया है। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट हो वो उसको देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलिटिसाइजेशन क्या होता है, हुँ। जो 2013 में किया गया था। सर 3 लाख लोग तो घूम गए थे भैंस की आँख। हुँ? 3 लाख लोग घूम गए थे। इस बारी एक मीम वायरल चल रहा है कि भैया एक आदमी से हैं, कहते हैं यार यहाँ पे व्यवस्था बड़ी खराब है। लोग पूछ रहे हैं भाई क्या हो गया? कहता है जी 3 बारी मैं अपनी बीवी को छोड़ के आया, वो वापस आ गई। तो ये भी चल रहा है वहाँ पर। तो ये सर देखिए मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि ये पूरा एक कनेक्टेड एक चीज़ बताने वाले हैं कि भाई हिंदू नेशनलिज़्म यहाँ पर पूरी तरह से उभर गया है। और ये देखो वक्फ को अभी माइनॉरिटीज़ के को नीचे कर रहे हैं ये लोग, 84% इंक्रीज़ हो गया है। तो ये कुछ प्रेशर बनाने की एक कोशिश है। आपको क्या लगता है सर ये कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ट्रंप आ गया है। पैसे बंद हो गए सर? पैसे, अरे भाई पहले तो एड बंद हुई थी, अब जो बाकी सारे जो लोकल ग्रांट्स और लोन्स और वो सब भी बंद हो गए। तो भाई जो दूसरे पैसे जो कुछ लोगों के अभी तो एफसीआरए अकाउंट चल रहे हैं ना, तो उनको एफसीआरए में आते थे। वो जो एफसीआरए में पैसे आते थे वो जो ग्रांट्स और वगैरह थे उनसे आते थे, वो भी बंद हो गए। सारे रास्ते ही बंद हो गए। अब बिना पैसा तो क्या करेगा कोई? ठन ठन गोपाल। तो इसलिए जो ये आप देख रहे हैं हमारे फायर द लायर, स्क्रॉल द ट्रोल और क्या नाम है उसका, क्विंट द स्क्विंट, प्रिंट का तो मैं क्या कहूँ, उसका तो राइम जो है वो कुछ उल्टा बनता है, वो हिंदी में बनता है। तो तो ये जो इनका जो सारा कार्यक्रम है, आप इनकी फंडिंग देख लीजिए, इनकी फंडिंग कहाँ से आती है? वही है जिनके सर। भी आप नाम ले रहे हैं, इनकी फंडिंग कहाँ से आती है? इनकी फंडिंग मेजरली या तो फोर्ड फाउंडेशन से आती है। वो किस पे चलती है? ग्रांट्स पे। वो ग्रांट्स या तो ओपन सोसाइटी से आ रही थी या फिर डायरेक्ट स्टेट डिपार्टमेंट से आ रही थी। फोर्ड फाउंडेशन की ग्रांट आपके गेट्स फाउंडेशन उनसे आ रही है, या फिर वो एक वो बनी हुई है, वो थर्ड क्लास क्या बोलते हैं क्या, औंधिया आईपीएस, नहीं नहीं आई एमएफ, हाँ। इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन। अब आईपीएसएमएफ को कंट्रीब्यूट करने वाले कौन कौन से, उनको चेक कर लीजिए। ओमिडियार उसमें से आउट हो गया। ओमिडियार वाज वन ऑफ द मेन वंस, द मेजर वन। तो अब ओमिडियार आउट हो गया, ओपन सोसाइटी आउट हो गई, स्टेट डिपार्टमेंट आउट हो गया, क्या बचा? क्या बचा? अब आप देख लो हमारा जो वो है वो क्या नाम है, चिड़ियाघर का भालू। चिड़ियाघर का भालू दिख रहा है क्या आजकल? वो तो बेचारा कोर्ट ऊपर नीचे कर रहा है। वो योगी ट्रीटमेंट मिल चुका है उसको, वो बिल्कुल चुप है, पैसे भी नहीं मिल रहे उसको। तो ये एक जो और भी है ना, पुलिस का रोने बदलाव, वाली रोने वाली आंटी के ऊपर भी कल हो गया ना सर, जबरदस्त रोने वाली एफआईआर आंटी क्यों हो गया हमारे ना, सौतेली अम्मा। सौतेली अम्मा पे। तो जो सौतेली अम्मा और सौतेली अम्मा के बेटे दोनों के ऊपर हो गया। तो एक साथ ये करना कि साहब सौतेली अम्मा पे कर दिया भारत वालों ने, और सौतेले बेटे की समस्या जो है वो उधर ट्रंप से हो गई, और ट्रंप और मोदी अब आपस में मिलने वाले भी हैं। तो ये जो
चोक आया है ना, ये जो बड़ा चोक है, ये अगर 4 साल तक तो हो सकता है ये किसी तरह से लास्ट आउट कर जाए, लेकिन अगर ये बियॉन्ड 4 साल चला गया तो ये मर जाएंगे, दे विल बी डेड। देयरफॉर हाइबरनेशन। नथिंग टू फियर। अभी तो चौड़े होके हिंदू नेशनलिज्म की बात करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, ये कहो कि भारत हिंदू राष्ट्र ही है, ही भारत हिंदू राष्ट्र ही था, है और रहेगा। तो हिंदू राष्ट्र है, कर लो बात, कोई शक कुछ नहीं भी सर। कर लो। और यहाँ पर तो बाय द वे ट्रम्प का अपना नैरेटिव है कि भाई कल्चरल सिविलाइजेशंस नीड टू बी केप्ट कल्चरल, वो खुद बोल रहा है। इलॉन मस्क भी यही चीज बोलता है। तो जहां पर आप कल्चर सिविलाइजेशन की बात करोगे, वो आपके साथ कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, वो वहीं पर ही अटक जाएंगे। दे कांट से एनीथिंग बिकॉज़ दैट्स व्हाट दे सपोर्ट देमसेल्व्स। अपने कल्चर की खुद ही बात करते हैं, तो दे कांट पुश बैक, तो वो अच्छा है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बस तरफ ये से जो आया कि भाई एस्टैब्लिश्ड चर्चेज है ना, ये अभी भी, क्योंकि इनके पास अपना खुद का बहुत पैसा है, वेटिकन से पैसा आता है, और आपके जो बड़े जो प्रोसेलिटाइजिंग चर्च आपके इवेंजेलिकल्स हैं, इनका अभी भी फंडिंग जो है वो इनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे आता है। उसको कैसे करना है, ये एक थोड़ा सा और देखना है। जैसे बैप्टिस्ट चर्च ने जो तमाशा मचा रखा है नॉर्थ ईस्ट में, वो तो एफसीआरए बंद करे हैं सर, बट थोड़ा भी उसमें भी गैप्स एफसीआरए हैं। काफी बंद करे हैं, लेकिन बहुत सारे जो है ना वो मेजर चर्चेज जो हैं वो अभी इसके एम्बिट से बाहर हैं, बाहर है। तो दे विल हैव टू एक्ट टफ। अब उनका क्या है कि उनका जो इस तरह के इवेंजेलिकल चर्चेज हैं, वो जो ट्रम्प का जो मागा बेस है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसको तो थोड़ा सा केयरफुली डील करना पड़ेगा। बट टैक्टफुली देन डील करें। दे when it comes to illegal immigration and when it comes to securing your boundaries, उसमें तो ट्रम्प भी क्या कर पाएगा और क्या कहेगा, क्योंकि वो तो कुछ उसका नहीं। खुद का अपना प्लान है। और एक्चुअली दिख रहा है ऑलरेडी, मतलब जैसे ही वहां पर वो गेम शुरू हुआ, इधर पे गेम शुरू हो गया। भैया 3 स्टेप वेरिफिकेशन होगी, ये होगा, वो होगा। इसके अंदर भी इधर देखिए, ये जो पूरा इलीगल वेरिफिकेशन वाला, इलीगल के वेरिफिकेशन होगी, कागज दिखाने पड़ेंगे, ये सब चीजें जो आ रही हैं, इसके ऊपर भी कहीं रोना शुरू हो गया है। क्योंकि मेरे को एक ही चीज दिखती है कि ये सब कुछ एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे सर, कि साहब किसी तरह से पूरा एक इकट्ठा हो जाए। वो ये भैया एंटी माइनॉरिटी है पूरा, मतलब इलीगल से लेकर, क्योंकि अमेरिका में भी सेम चीज हो रही है, इलीगल्स को बचाने की बात चल रही है वहां पर भी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि वहां से जो चल रहा है उधर पे यहाँ पर कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे इसको। नहीं, वो मैं आपको इसमें एक चीज और थोड़ा सा ऐड करूं जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है ना वो पूरा डाइवर्शन ये हो गया कि भैया लोकल अमेरिका में तो बचो पहले। अब वो अटेंशन जो है वो एक्सपेंशन पे नहीं है, अब अटेंशन जो है वो अपने सर्वाइवल पे। आप को बचाने पे, सेव योरसेल्फ फर्स्ट, अब वो प्रायोरिटी बन गई है। तो इनसे कहा जा रहा है कि तुम भाई अभी अपना संभालो, हम इस स्थिति में नहीं, अभी हमें अपना संभालना है। ये दिक्कत आ गई। इंटरेस्टिंग। सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है आज सुबह, उन्होंने बोला है कि भाई ये वक्फ का पैनल पूरा लिमिट एक्सीड कर रहा है और हम बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और भी कई बॉडीज हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं की हैं। उन्होंने तो ट्रिपल तलाक वाला लॉ भी एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने तो राम जन्मभूमि को भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। उन्होंने तो जो उनको जमीन अलॉट की थी उसको भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। तो क्या उखाड़ लिया उनका? बस चले तो वो आज ही कह दे कि साहब क्या हमें भारत का संविधान मंजूर नहीं है, हमें तो यहाँ शरीयत चाहिए, ये कहने से उन्हें कौन रोकता है? और इधर उधर जो उनके सिखाए हुए जो इमाम है और आलिम उलमा है वो बोलते ही रहते हैं, अक्सर बोलते रहते हैं। ये तो घोषित प्रोग्राम था आपके देवबंद वालों का, जमीयत उलमा हिंद है, इनका क्या था? ये कहा था कि पूरे बर्रे सगीर को हमें मुसलमान बनाना है, इसीलिए हमें ये तक़सीम मंजूर नहीं है, हम तक़सीम कर देंगे तो ये जो बीच में ये जो बाउंड्री बनेगी उससे बाकी जो हिंदुस्तान बचेगा उसको हमें तब्दील करना, उसको हमें इस्लामी बनाना मुश्किल हो जाएगा। अभी जो आपने जैसे बताया था कि ये अंदर से बाहर निकले, अभी जो 4 बजे तक का टाइम दिया, उनमें से एक का कांग्रेस वालों का स्टेटमेंट आया है। वो बोलते हैं कि भाई 95% जो स्टेक होल्डर्स हैं
उन्होंने अपोज करा है बिल को। नाउ ये मेरे को समझ नहीं आता कौन सा कैसा सेटअप है ये। और कहते हैं सिर्फ 5% जो लोग थे जो मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट है, उनका जिनका कोई वक्फ से लेना देना नहीं है, उन्होंने पूरी तरह से बुलडोज करा इस चीज को। नाउ इसमें दो ये चीज तो मैं बिल्कुल आपसे गलत बात है, क्योंकि वक्त से लेना देना वाकई था नहीं एक जमाने में और किसी का। इन्होंने 2013 में अमेंडमेंट कराया, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ले डाउन किया और ये कहा कि वक्फ का मतलब होता है, वक्फ में लिखा हुआ है, डेफिनेशन है, पर्सन इंटरेस्टेड। तो पर्सन इंटरेस्टेड कैन ओनली बी अ मुस्लिम। इसलिए किसी और नॉन मुस्लिम पे ये वक्फ के जो कायदे कानून है लागू नहीं किए जा सकते। तो इसलिए अगर किसी वक्फ के कोई क्लेम अगर किसी नॉन मुस्लिम की जमीन पर जायदाद पर है तो ही कैन अप्रोच द सिविल कोर्ट। ये 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ले डाउन किया। तो आपने 2013 में चेंज कर दिया और ये कर दिया कि जो वक्फ का आई थिंक सेक्शन 4 है जिसमें पर्सन इंटरेस्टेड था, उसको कर दिया पर्सन अग्रीव्ड। अब जो भी सीधी सी अंग्रेजी समझता है वो समझ सकता है कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वक्फ किसी की भी जमीन पर कब्जा कर सकता है और पर्सन अग्रीव्ड विल हैव टू गो टू द ट्राइब्यूनल। पहले पर्सन इंटरेस्टेड था, अब पर्सन अग्रीव्ड हो गया। तो आपने ही तो सबको इसमें हितधारी बनाया भाई। यू मेड एवरीबॉडी persons of interest. Now everybody is interested because you are interested in everyone, because you can claim everybody's land, you can claim everybody's property. इसलिए भाई साहब अब हम सारे लोग इंटरेस्टेड हैं इस वक्फ के कब्जा माफिया में। हम अब इसको कब्जा माफिया को किसी भी जमीन पर बगैर किसी डॉक्यूमेंट के हम कब्जा नहीं करने देंगे। अभी अभी मैंने किताबुल वक्फ छापी है, उसका ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन thejaipurdialogues.com/books, और वो फ्री डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, एनीबॉडी कैन डाउनलोड इट, हिंदी ट्रांसलेशन है। उसमें भी लिखा हुआ है कि बिना वक्फनामे के वक्फ नहीं हो सकता। तो यानी आपने एक ऐसा लॉ बना दिया जो आपके मोहम्मदन लॉ से भी बढ़ते था। Therefore, we are all interested. जो कोई भी कहता है कि 95% इंटरेस्टेड वक्फ है, नो, वक्फ became interested in everyone, therefore everybody became interested in वक्फ। सर ये एक 8 तारीख जनवरी को एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आया था कि until the sale deed is registered, the ownership of immovable property isn't transferred. Now इसका क्या रेलेवेंस है इस पूरे कनेक्शन में? कुछ है? नो रेलेवेंस एट ऑल, क्योंकि जो वक्फ लॉ है अभी तक प्रायर टू अमेंडमेंट, उसका है सेक्शन 108A। वो ये कहता है कि वक्फ लॉ विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर ऑल अदर लॉज। तो ये तो साहब ये तो सुप्रीम लॉ है। देखिए अब जो अमेंडमेंट आ रहा है उसमें ये 108 है, हट रहा है, ये भी रोना धोना है। अब सुप्रीम लॉ नहीं रहेगा, तो जब सुप्रीम लॉ नहीं रहेगा तब इसका इम्पैक्ट आ सकता है। आज की डेट में तो नहीं है, आज की डेट में तो ये सुप्रीम लॉ है। If the law is not amended, then no other pronouncement, no other law can have any impact on what you do under the वक्फ law. ये है सिचुएशन आज की। As of now, no relevance. As of tomorrow, if the overriding effect is withdrawn, taken away, तब इसका इम्पैक्ट हो सकता है। टेकन अवे वुड बी, सर आपने एक इंटरव्यू किया था, मैं उसको काफी मतलब वो दैट इज बीइंग डिलीटेड। 108A जो है वो अमेंडमेंट बिल में इट इज प्रपोज्ड टू बी डिलीटेड। सर आपने एक इंटरव्यू किया था विष्णु शंकर जैन जी के साथ और मैं उसको काफी रेफर करता हूं बिकॉज ही इज यू नो टू मी आई थिंक पूरे देश के अंदर किसी की अथॉरिटी है टू टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ इश्यूज तो उनकी है मेरे हिसाब से। डेफिनेटली। और उनका एक कहना था, जो एक आर्गुमेंट अभी भी चलता है कि वक्फ पूरी तरह से अबॉलिश करो। एंड मैं उसको इंटरव्यू को 3-4 बार ही देख चुका हूं। उन्होंने उस टाइम पे समझाया था
एंड आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिकॉज यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ देन आई हैव। उन्होंने एक चीज समझाई थी कि भाई ये अगर आप अभी इस स्टेज पे अबॉलिश करोगे तो ठीक नहीं होगा, वो इट विल बी कंप्लीटली बैड एंड पूरा हाथ से गेम निकल जाएगा। इज द अंडरस्टैंडिंग स्टिल द सेम कि सर कुछ चेंजेस हैं उसके अंदर? नहीं, हमारी तो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है, वी एग्री ऑन दैट। सो व्हाट इज इट सर? आप थोड़ा सा वी एक्सप्लेन एग्री करके ऑन दैट। बताइए। आप ये बताइए कि अब जैसे एग्जांपल है कि वक्फ एक्ट है, वक्फ के अंडर में रूल्स है, रूल्स जो है वो अब योगी आदित्यनाथ जी ने उन रूल्स में चेंज करके जो सारी जो सरकारी जमीनें हैं वो उसको वापस ले रहे हैं। आप इस लॉ को अबॉलिश कर दीजिए, फिर कैसे वापस लोगे? दैट्स द पॉइंट। रेगुलेशन इज नेसेसरी। आपके टेम्पल्स तो ओवर रेगुलेटेड है, और इनके वक्फ को आप बिल्कुल बिना रेगुलेशन के छोड़ दीजिए। आप बिना रेगुलेशन के छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर क्योंकि वक्फ इज आल्सो पार्ट ऑफ पर्सनल लॉ, तो इट विल बी अ वर्स्ट सिचुएशन कि जो 1937 शरीयत एक्ट है उसके अंडर आ जाएगा कि सब पर्सनल लॉ में लागू होगा, सब चीज सब पर्सनल लॉ के हिसाब फिर तो से छेड़ नहीं चलेगा। सकते साला। और वो पर्सनल लॉ भी, उसका भी नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज लगा हुआ है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। करेक्ट। तो आप आसमान से गिरोगे, खजूर में अटकोगे। देयरफॉर तो आप रेगुलेशन इज नेसेसरी। जो ये कर रहे हैं कि चार चार हिंदू बैठाल, चार चार नॉन मुस्लिम बैठाल रहे हैं, बिल्कुल जरूरी है। Since you have become interested in non-Muslim lands, therefore non-Muslims are interested in Waqf. Simple as that. अब हम रेगुलेट करेंगे तुम्हारी वक्फ को बैठ के, क्या बदमाशी करते हो, हम देखेंगे अंदर से। तो आप क्या कहेंगे सर उन लोगों को जो अभी भी मतलब इतना इतना सब कुछ क्लियर है मेरे हिसाब से? एंड आई पर्सनली फाइंड दिस आर्गुमेंट टू बी वेरी वैलिड, क्योंकि मैंने यही चीज बोला था। आप फिर किस किस के डील करोगे? अभी तो खैर एक बोर्ड से आप डील कर रहे हो, यू कैन बड़ी थोड़ा सा उनको कंट्रोल करके जो भी करना है आपको कर कुरा के सीधा कर सकते हो। फर्स्ट रेगुलराइज एवरीथिंग एंड देन यू कैन गो अहेड एंड डू व्हाट यू वांट टू। बट जो अभी भी लोग आर्गुमेंट टीवी में इधर उधर काफी लोग देते हैं कि भाई पूरी तरह से अबॉलिश होना चाहिए, व्हाट वुड बी योर योर नहीं नहीं, आर्गुमेंट अबॉलिश अगेंस्ट? करके आप जो उसमें उन्होंने इतनी सारी जमीनें जो उसका लिस्ट बना रखी है, उसका क्या करोगे फिर आप जब? तो हाउ विल दे डिवॉल्व दोज लैंड्स व्हिच आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर द वक्फ लॉ? Somebody has to tell me the solution ना। ये कहना आसान है, आप खत्म करो, मार दो, पीट दो, काट दो। What is the alternative? आगे प्रोस्पेक्टिवली तो आप कर सकते हो कि भाई ठीक है, आगे से वक्फ नहीं होंगी, ये आपके चैरिटीज में होंगी, या जो चैरिटी लॉ है या ट्रस्ट लॉ है उसमें होंगी। बट व्हाट अबाउट द वंस व्हिच आर ऑलरेडी देयर? करेक्ट। व्हाट अबाउट दोज? उसका क्या करोगे आप? बट व्हाई इज दिस अंडरस्टैंडिंग नॉट देयर सर? आई मीन आई एम नॉट अ लॉयर, बट मेरे को ही पता है भाई, अगर आप पूरा ही जो ओवरआर्चिंग कमिटी है उसको ही उड़ा दोगे तो नीचे तो ये तो दे विल हैव हेल मेरी, ये तो अपने अपने नामों पे चेंज करके फेक पेपर बना के बैठ जाएंगे उसके बैठे रहो आप फिर 15 लाख प्रॉपर्टीज को ढूंढते ढूंढते। देयर इज नो वे यू विल बी एबल टू ट्रैक एनीथिंग। वो अनरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसको। अभी सर दो चार चीजें बाहर निकली थी जेपीसी में, इसमें बोला था कि एक 6 महीने का विंडो ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, ये जेडीयू की तरफ से आया था। उसके बाद बाकी और 3-4 रिकमेंडेशंस, ऑल्दो दीस आर ऑल वेरी रूमर्स राइट नाउ। उसके बाद बोला नो सूट कैन बी फाइल्ड इन कोर्ट्स इफ द टाइमलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन एक्सटेंडेड। तो ये रजिस्ट्रेशन का क्या गेम है सर? इससे ये क्या पुश कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं नहीं, वो तो ये उसमें कोई खास बात नहीं है। वो तो ये है कि भाई जो भी आपने अभी तक जो क्लेम्स वगैरह हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनकी तो उनको रजिस्टर कराया जाएगा। और उनका रजिस्ट्रेशन का टाइम 6 महीने दिया था, उसको 1 साल कर दिया। वो ऑलरेडी 6 महीने का प्रोविजन तो पहले से है ना, और उसमें अमेंडेड बिल में जी उसमें ये भी है कि साहब कि सबको पहले पोर्टल पे डाला जाएगा, रजिस्टर कराया जाएगा। अब उनके पास कागज ही नहीं है तो कहाँ से कराएंगे? वो मामा जी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है अभी मोदी साहब ने विद रिगार्ड्स टू दिस, उन्होंने 6,36,000 विलेजेस ऑलरेडी मैप कर लिए हैं और भी काम चल रहा है। 6,36,000 थे अभी समवेयर इन द मिडिल ऑफ नवंबर, उसके बाद मैंने चेक नहीं करा है, उस टाइम तक तो हो ही गए थे। और ये मीडिया में भी आया था कि 6,36,000 विलेजेस की मैपिंग ऑलरेडी हो चुकी है और भी काम चल रहा है। देयर आर सर्टेन स्टेट्स, महाराष्ट्र,
कर्नाटका, यूपी में कुछ जगहों के अंदर अभी भी बची है मैपिंग करनी। तो इससे क्या ये व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू बाय क्रिएटिंग डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, इससे क्या आपको फायदा मिलेगा इन फाइटिंग दीस वक्फ केसेस सर? एक चीज अभी, क्योंकि मैंने अमेंडमेंट्स देखे नहीं है, हम लोगों ने प्रपोज किया था कि साहब की ये जो पर्सन हैविंग इंटरेस्ट को आप सेक्शन 4 में इसको रिस्टोर करो, जैसे कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं दे डोंट नीड टू गो टू द ट्राइब्यूनल एंड दे शुड बी एबल टू गो टू द सिविल कोर्ट। तो आई हैव नो क्लैरिटी कि जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें वो वाला हुआ है कि नहीं हुआ है। और जो है आपके जो आप बात कर रहे हैं ना कि सूट्स और उसके सिविल, उसके बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो जब तक वो मैं देख न लूं तब तक आई एम अनएबल टू कमेंट ऑन दैट। जो इनिशियल डिस्कशन हुई थी सर, जहां पर वो बोल रहे थे जो जो ट्राइब्यूनल और ये जो भी चीज बनानी है जहां पर ये ऑल दीस केसेस विल बी टेकन अप वुड बी एट द लेवल ऑफ द कलेक्टर एंड दैट लेवल, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये लोग कुछ बोल रहे थे बनाने के लिए या समथिंग लाइक दैट। उससे मतलब इज दिस एट द सेम, और ये कुछ उसमें भी आपको लिखता है कि कुछ चेंजेस होंगे, टेक इट अप टू हाई कोर्ट और मैजिस्ट्रेट और व्हाटएवर इट इज? देखिए, एक तो इसमें पहले से प्रोविजन किया हुआ है ना कि जो इसमें इन्होंने डाल रखा था कि भाई हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो तो हटा ही दिया है ना। वो तो हटा दिया ना, तो The वेयर डज इट order स्टैंड from राइट? the tribunal, the order from the tribunal is appealable directly to the High Court. तो अभी तक क्या होता था कि what it was not appealable, you had to go in a writ jurisdiction. So jurisdiction is discretion of the High Court. उसका discretion entertain करे या नहीं करे। Appeal is by right. तो ये तो ऑलरेडी है, इसके में तो इसमें तो कुछ, तो you That have clarifies quite a bit. That clarifies quite a bit. that you have a direct recourse to the High Court by law, by right. ये तो आ गया। क्योंकि सर ये एक काफी, मतलब मैं इनको सुपर हिंदूज बोलता हूँ हम इतने कह रहे थे ना जी कि इसका जो ओवर राइडिंग इफेक्ट है उसकी वजह से वक्फ की जो है वो इस वक्फ लॉ में आ रहा है। अदरवाइज आपको प्रोविजन पता है क्या इसका शरीयत एक्ट का, द मुस्लिम पर्सनल लॉ ब्रैकेट शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 सेक्शन 2, इसका एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल लॉ टू मुस्लिम्स सेक्शन 2, इसमें लास्ट में लिखा हुआ है ओके, notwithstanding any custom or usage to the contrary in all questions save questions relating to agricultural land। आपको पता है एग्रीकल्चरल लैंड क्यों बाहर की गई थी इसमें से? जिससे कि जमींदार जो है वो अपनी जमीन जिसको चाहे उसको बेच सके, नहीं विल कर सके, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से तो विल्स के रूल दूसरे हैं ना। हाँ, बेटी अगर है तो आप बेटी नहीं कर सकते खाली, या आप जो करनी पड़ेगी, आपको अपने भाई को करनी पड़ेगी, इसको करनी पड़ेगी, उसको करनी पड़ेगी, ऐसे। इसीलिए जमींदारों ने और आपके आलिम उलमा ने एग्रीकल्चरल लैंड इससे बाहर रखी थी। आप जितनी भी एस्टेट्स हैं बड़ी देख लीजिए, हमीदुल्लाह खां भोपाल, सैफ का, मैं पूछने वाला था वही आपसे, इफ यू डोंट माइंड मी पुटिंग सैफ का, ये जो सैफ वाला केस सैफ है की ये दादी का, सैफ की दादी का पिता साजिदा सुल्तान का हमीदुल्लाह खां, हमीदुल्लाह खां ने अपनी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी अपनी बेटी को गिफ्ट कर दी। कैसे? कांट बी डन अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये है इसमें कैच। उन्होंने न केवल ये कैच किया था भाई, मजे की बात ये है, ये लोग कहते हैं कि साहब हम शरीयत से चलेंगे। मजे की बात यह है कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में एक्सेप्शन दे रखे हैं। इसका सेक्शन 3 पढ़ लो आप, बहुत मजे का है। इसका सेक्शन 3 कहता है पावर टू मेक अ डिक्लेरेशन, ठीक है, और उसमें कहता है कि भाई पर्सन
क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है उसमें, was a Muslim and other resident and this and that competent may by declaration in the prescribed form, so बहुत ध्यान से सुनना, and filed before the prescribed authority declare that he desires to obtain the benefit of the provisions of this section. समझ रहे हैं ना आप? Provisions of this section, and thereafter the provisions of section 2 shall apply to the declarant and all his minor children and their descendants as if in addition to the matters enumerated therein. अब सुनो, catch, adoption, wills and legacies were also specified. मतलब समझे आप इसका? मतलब समझे कि नहीं समझे, ये बताओ पहले मुझे। सर यही समझ में आया कि भैया ऐसा है, हम तो गधे हैं अपने देश में और कुछ नहीं है। ये है साहब कि अडॉप्शंस, विल्स और लेगेसीज जो कि पर्सनल लॉ के हिसाब से चलते हैं, वो आप पर तभी अप्लाई होंगे जब आप डिक्लेयर करेंगे कि साहब हम चाहते हैं ऐसा। चाहते हैं नहीं यार, एक्चुअली ना मेरे को इस केस में अप्लाई करनी है, तो ये तो सर मतलब ये कि अडॉप्शन जो है जिसने डिक्लेयर नहीं किया, विच एलिट्स में आई कैन गारंटी यू 99% जो अशराफ है उसमें से 99% ने किसी ने डिक्लेयर नहीं किया, सारे के सारे अडॉप्ट कर सकते हैं, विच इज अगेंस्ट दी मुस्लिम लॉ। क्यों? डिक्लेरेशन नहीं किया। विल्स, नॉर्मल विल्स जैसे हम और आप जो विल्स लिखते हैं उस तरह की विल्स लिख सकते हैं, मुस्लिम लॉ में विल्स जो है वो अलाउड नहीं है। उसमें तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से ही हिस्सा जाएगा सबका। तो भाई साहब ये अगेन अशराफ का फॉर्मूला था, अशराफ के लिए सेक्शन 2 कंपलसरी, जिसमें महिलाओं की बात आती है, तो महिलाओं के सारे अधिकार ले लिए, अपने सारे अधिकार सुरक्षित रखे। अब इसमें वक्फ भी है साहब, तो बताया था आपकी वक्फ जो है ये सेक्शन 2 में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा कि नहीं, आपको पढ़ा? हाँ, तो वक्फ जो है वो सेक्शन 2 में है, आप हटा लो वक्फ लॉ तो ये शरीयत एक्ट से गवर्न हो जाओगे, विच इज वर्स, क्योंकि उसमें तो काजी सारे निर्णय करेगा। तो इसलिए जो भाई लोग जो कहते हैं ना उनको लॉ का ज्ञान नहीं है, वो इमोशनल बात कहते हैं। ठीक है, इमोशनली उनका बात ठीक है कि साहब हमारा नहीं है सनातन बोर्ड तो उनका क्यों हो वक्फ बोर्ड। नहीं, सनातन बोर्ड तो मैं सर शुरू से लेकिन उनको जो कहना चाहिए वो ये कहना चाहिए कि साहब ये शरीयत एक्ट जो है इसको भी खारिज करो, क्योंकि उनकी डिमांड का कोई मतलब नहीं है जब तक ये शरीयत एक्ट जो है वो स्टैट्यूट पे है। तो ये यूसीसी में शरीयत एक्ट तो गायब हो जाएगा। ये सेक्शन 2 का जो महिलाओं के ऊपर जितना भी है वो सारा गायब। ठीक है, ओके, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सर मैं आपसे बस आखिर में 2 छोटे-छोटे सवाल पूछूंगा। एक तो सर महाकुंभ में बड़ा जो भी हुआ 10 लोग की जाने गई हैं, और इसके ऊपर जो पॉलिटिक्स चलेगी ये तो मतलब उड़ेगी, हम देख ही रहे हैं। ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं लोग कि भाई ये वो किसी ने बाय द वे जितने भी लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं शेमफुली दे रिफ्यूज टू इवन से कि भाई जिनकी जाने गई उनकी आत्मा को शांति मिले, यू नो, मे गॉड रेस्ट देयर सोल्स इन पीस। इतना तो बोल दो यार, कम से कम पॉलिटिक्स खेल रहे हो उनकी जानों पे, उनकी आत्माओं पे, कम से कम इतना तो बोल दो कि शांति मिल जाए उनको। बट सर ये जो इंसिडेंट हुआ है वो इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि महाकुंभ के क्षेत्र में तीर्थ प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन ऑटोमेटिकली मोक्ष मिल गया उनको, इसलिए उनको पता है, इसलिए नहीं कह रहे। वो तो डायरेक्ट एंट्री है सर कोई टेंशन नहीं है। और कहां पर? वहीं पर ही। कैन यू इमेजिन? आई मीन अनलकी पीपल विद लकी सोल्स, दैट्स ऑल वन विल से, है ना? अनलकी पीपल विद लकी सोल्स। अनलकी देयर फैमिली मेंबर्स आर द अनलकी वंस। सर मैं ये बोल रहा था इस पे जो पॉलिटिक्स अभी शुरू हो चुकी है, देखिए ये टाइम एक ऐसा रहेगा क्योंकि जब पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, अभी 29 तारीख हो गई है सर, इस बारी क्या नाम है आपका, वो तो उड़ा नहीं मणिपुर, ठीक है,
बजट सेशन पे काफ़ी हुआ कर रखा है, ओह भैया बहुत टैक्स है, बहुत टैक्स है, भैंस के यहाँ बाकी से कंपेयर करो और लोगों को दिखाओ कि भई अमेरिका में कितना टैक्स है, जिसके गुण गाते रहते हैं। फिर बोलते हैं, "नहीं, नहीं, नहीं, यू आर कंपेयरिंग एपल्स टू ऑरेंजेस।" एग्ज़ैक्टली वी आर कंपेयरिंग एपल्स टू ऑरेंजेस। तो एनीवेज़ वही ये पूरा एक जो नैरेटिव है, टैक्स है मिडल क्लास की, वो थोड़ा-सा रिलीफ मिलना चाहिए, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड थोड़ा वैट का जो भी ये सॉरी जीएसटी को थोड़ा-सा रेगुलराइज़ करना चाहिए, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। दोज़ आर रिफॉर्म्स एंड हाउएवर द फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसके हिसाब से करेंगे लोग। बट एक जगह पे इनको प्रेशर बनाना है। सो देयर आर 2-3 स्पॉट्स आई एम सीइंग, वन इज़ दिस माइनॉरिटी थिंग, दूसरा अभी महाकुंभ को लेके शुरू करेंगे। तीसरा ये टैक्स के ऊपर भी हमारे थोड़े ऑपोजिशन वाले भी बोलना शुरू हो गए। ओह! इकोनॉमी इज़ फॉलिंग, घंटे की इकोनॉमी फॉलिंग, 6.5% पे कौन-सी फॉलिंग है मेरे को समझ नहीं आता। बट इन एनी केस, तो आपको क्या लगता है सर, ये इनके पास ऑपोजिशन के पास अभी बजट सेशन में घुसते हुए क्या नैरेटिव मिलेंगे जहां पर ये हड़कंप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे? 3 तो मैंने आपको बता दिया, आपके पास कुछ और हैं तो प्लीज टेल मी, और वेदर एनी वन ऑफ दीस 3 इज एक्चुअली वैलिड। नॉट रियली, आई मीन जो महाकुंभ को मान ही नहीं रहे और जो कह रहे हैं कि साहब कि महाकुंभ में डूबने से, डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी, उनकी क्या औकात है कि वहां जाके हल्ला करें। और वैसे आप देखें कि अखिलेश यादव का भी जो ट्वीट आया है वो काफी बैलेंस्ड है। नोइंग अखिलेश यादव, वो, उनके कैरेक्टर को देखते हुए इट इज क्वाइट बैलेंस्ड। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कुछ ज्यादा कुछ हो सकता है। हाँ, ये जो मेल्ट डाउन वाले हैं वो अल्लाह गुल्ला थोड़ा सा कर लेंगे, बट नो बडी इज, देखिए दैट मैटर वाज सॉर्टेड आउट विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में। क्योंकि अभी मैंने डिटेल वो रिकॉर्ड किया था, उन्होंने ब्लॉक्स बना रखे हैं, वो ब्लॉक टू ब्लॉक रिलीज कर रहे थे लोगों को। तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में, अच्छा वो भी ओवर एंथुजियाज्म कहें या बेवकूफ़ी कहें, कि जो कॉरिडोर बना हुआ है स्नान के लिए वो खाली रखा जाता है। जो बगल की जो सर्विस है, वो लेन है, उसमें से ब्लॉक्स बना बना के 30 फीट बाई 100 मीटर का एक ब्लॉक बनाते हैं, फिर उसमें से आगे चलाते हैं उनको, वहाँ करके वापस एग्जिट में डालते हैं, फिर आगे चलाते हैं, इस तरह से ऐसे करके चलाते हैं, और 100-100 मीटर के ब्लॉक बना रखे, बैरिकेड्स बना रखे। हम्म, तो कुछ लोगों ने वो जो बैरिकेड जो था उसको जंप करके दे ट्राई टू गेट इनटू दी 80 फीट कॉरिडोर, जो आपके साधुओं के लिए रिजर्व है उसमें। तो जब उनको पुलिस ने वापस उनके ब्लॉक में डाला, तो वो वहां पर थोड़ी सी स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन हुई। दैट वाज कन्फाइंड टू दैट पर्टिकुलर ब्लॉक और वाज ब्रॉट इनटू कंट्रोल विद इन हाफ एन आवर। तो भाई प्रॉब्लम तो लोग खुद ही क्रिएट करते हैं ना। आप इसके लिए आप नहीं क्या वो बात कौन तो है। से आप व्यवस्था का, आप बैरिकेड जंप कर रहे हो आप, और आपको वापस पुलिस पुश करेगी करेगी, क्योंकि उधर से साधुओं की सवारी आनी है, उसमें कोई हो नहीं सकता। दैट इज केप्ट। अच्छा, ये सदियों से व्यवस्था है, सबको पता है कि यहाँ नहीं आप आ सकते। 1954 में भी जो हुआ था उसमें यही हुआ था कि साधुओं के रास्ते में लोग आ गए थे, और उस टाइम तो व्यवस्था ही नहीं थी, क्योंकि सारी व्यवस्था जो थी वो नेहरू जी के पीछे लगी हुई थी। उसके बाद से ये व्यवस्था की गई कि पर्व वाले दिन, ये जो स्नान वाले जो पर्व होते हैं, ये अमृत स्नान वाले, उस दिन कोई वीआईपी जो है वो नहीं आएगा। आना है तो हम्म, कॉमनर की तरह है। आपने देखा होगा कोई, योगी जी भी आज नहीं है वहां। योगी जी भी, जबकि वो लगातार वहीं बैठे रहे, लगभग हर तीसरे दिन वहां रहते हैं वो, लेकिन पर्व वाले दिन वो भी, उन्होंने भी उस मर्यादा का पालन किया, वो नहीं आए। मोदी जी भी जो है वो पर्व वाले दिन नहीं आ रहे, हम्म, पर्व के 3 दिन बाद आ रहे हैं। अगला पर्व जो है, अगला जो अमृत स्नान है, वो 3 तारीख को है, बसंत 3 को है, पंचमी के 4 दिन। को नहीं, 5 या 6 को जा रहे हैं वो। वो 6 को जा रहे हैं। हम्म, आपने आज हेमा मालिनी की फोटो देखी होगी, तो हेमा मालिनी तो वो तो अखाड़ों के माध्यम से गई बट शी इज है, गॉन एज एज अ अ कॉमनर कॉमनर, सर, एज अ कॉमनर। कॉमनर, एज अ हाँ। कॉमनर। तो यदि लोग
संयम नहीं रखेंगे, अनुशासन नहीं रखेंगे, इस तरह से करेंगे तो 10 करोड़ की भीड़ में भाई साहब, ये किसी व्यवस्था के बस की बात नहीं है। ये ईश्वर प्रदत्त एक कोई वरदान है कि इस प्रकार से ये व्यवस्था चल रही है। और चूंकि ये व्यवस्था है, इसलिए वो केवल वो जो ब्लॉक था उसी में कन्फाइन होके रह गई, उसके इधर उधर नहीं बढ़ी। सही बात है। करते हैं अब आप लोग बताइए, लोग क्या करते हैं कि जाके वहां पे संगम पे वो जाके वहां सो जाते हैं पहले से, जैसे होता है ना अरे वो साहब। एक वीडियो आया है, वो पुलिस वाला चिल्ला रहा है, हमने अपनी सीट रिजर्व कर ली, वो सीट रिजर्व करने के लिए जाके सो जाते हैं। और वो उनको पुलिस वाले बताते का हैं कि भैया उठो, कोई तुम्हारे ऊपर जो है वो पैर वैर रख देगा और समस्या हो जाएगी। वही पुलिस वाले का एक वीडियो है, उठा रहा है लोगों को, भाई उठ जाओ, यहाँ पर भगदड़ के चांसेस हैं, उठ जाओ उठ जाओ। तो वो वार्न कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो भी नहीं कर रहे। बट हमारे में थोड़ा वो डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है ना सर, कोई उसमें वो बात नहीं है। सर आखिर में तो बजट सेशन आपको कहाँ लगता है, ये जो बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है 31 तारीख को, वकफ का टाइम बॉम्ब या जो एटम बॉम्ब है वो कब फूटेगा? हम लोग जयपुर डायलॉग से वापस आ जाएंगे कि वहीं पर ही जब हम सेशन के बीच में होंगे, बम फटा, हम सारे इधर उधर देख रहे हैं, क्या हो गया ये? मुझे तो लगता है 5 तारीख से पहले पड़ सकता है। अगर 5 तारीख से पहले नहीं होता तो फिर फिर तो हम ट्रैवल नहीं के कह बीच में सकते कब मतलब, होगा, बट 5 तारीख से पहले पड़ सकता है। तो बजट करने के पहले फटेगा, बजट के बाद फटेगा सर? नहीं, बजट तो 1 तारीख को ही है ना। हाँ, 1-2 को होगा, 2 दिन होगा। नहीं, 1 को, बजट तो 1 को है। 1 को बजट की रीडिंग होगी, उसके बाद adjourn हो जाएगी हम्म। पार्लियामेंट। फिर 2 को दोबारा जब असेंबल होगी, उसके बाद फिर फ्री फॉर ऑल, बीच में कभी भी डाल दो। मोदी जी मेरे ख्याल से पता है क्या करेंगे, पहले बोले यार ठहर दो, मैं जरा स्नान स्नान करके आता हूँ, फिर कराते हैं। तो आई थिंक 6 तारीख को स्नान वान करने के बाद वापस आ, हाँ जी अब बोलो, हाँ कहाँ जरा निकालो वक्त को बाहर। नहीं, तो मतलब फिर अगर झटका देना है उसको केजरीवाल को तो 5 से पहले करना पड़ेगा। पता नहीं सर, दिल्ली में तो मैं, आई मीन आई हैव वेरी वेरी पुअर होप्स ऑफ दिल्ली सर, मैं रह चुका हूँ दिल्ली में। आई मीन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। अब दिल्ली को आप सिंगापुर भी बना दो ना एक्चुअल में, ये फिर भी सर वो, अब वो दिल्ली में एक मेंटालिटी है कई लोगों में ज्यादा, यू नो, अब वो है, अब है, उसका कुछ कर नहीं सकते कि वो बोलते हैं ना स्पेशल है, उनको ज्यादा पता है आपसे हमसे कि भाई शहर कैसे चलता है, तो वो फंस जाते हैं 200 रुपए के रिबेट के चक्कर में। बट कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, इट विल बी ओके। बट ठीक है सर जी, लास्ट वर्ड ऑन दिल्ली। आपने बोला तो दिल्ली इलेक्शंस पे आपको क्या दिखता है? लास्ट वर्ड एंड देन वी क्लोज फॉर द डे। आपको क्या दिखता है सर, कौन आ रहा है, कौन है चमकता हुआ इट्स सितारा? टू क्लोज टू कॉल, है ना? इट्स टू क्लोज टू कॉल। या बट हमारे केजरीवाल साहब तो सर, अगर जीत भी गए तो जीत 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 में इतनी बड़ी हार होगी उनकी, तो कैसे चलेगा सर? वैसे भी कौन से वो जो है वो, मैं तो कहता हूँ भाई, मैं तो बहुत पहले से कहता रहा हूँ कि यार ये जो यूनियन टेरिटरीज के जो आपके जो चीफ सो मिनिस्टर्स हैं। कॉल्ड चीफ मिनिस्टर्स हैं, इनका नाम चेंज करो। जैसे स्कॉटलैंड में होता है ना फर्स्ट मिनिस्टर, ये हाँ कुछ नाम वाम दो। दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एट पार विद चीफ मिनिस्टर्स ऑफ अ फुल स्टेट। नाम भी उनका वो नहीं होना चाहिए, नाम भी डिफरेंट होना चाहिए। करेक्ट, तो फिर औकात में रहेंगे फिर। हम्म। ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, थैंक यू सो मच फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वक्फ। क्योंकि एक बड़ा जो सवाल है जो आपने आंसर करा, थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि इसके ऊपर इमोशनल, आई थिंक आप जैसे बोल रहे थे, इमोशनल रिस्पॉन्स ज्यादा है, प्रैक्टिकल लॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं है। एंड आई लीगल थिंक रिस्पॉन्स नहीं है। लीगल प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स, करेक्ट सर। आई मैं वही बोलता रहता हूँ यार, जोश में होश मत खो। सनातन बोर्ड बोर्ड करते रहते हो, ढंग से सोच समझ के बनाओ, नहीं तो ये वो नहीं कि साला सनातन बोर्ड का भी बड़े मजे की बात है यार, एक तरफ तो आप कहते हो वक्फ बोर्ड हटाओ और दूसरी और तरफ दूसरा कहते हो उसको सनातन बोर्ड बना के खड़े हो जाओ। मेरे हिसाब से तो सर बिल्कुल नहीं, हमेशा सोच समझ के बनाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि सनातन का के लिए भी जो मंदिरों के लिए बनाया है उसको भी किसी एक माफिया ने पकड़ के बैठे हुए हैं, और हम फिर उसके बाद ना अंगूठा चूसते हुए खड़े रहे, यार ये क्या कर दिया हमने। ये नहीं होना चाहिए। सो
we need to be extremely careful. So on that note, sir, thank you so much. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat. धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।